दिया था मटेरियल, हमें उतना जो है मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ। जब हमने पूछा कि यार ये आपको तो हमने 5000 कहा था, वो कहते नहीं आपने 500 यूनिट्स कहा था। हमने कहा चलें आप हमारा लेटर देखें। जब लेटर देखा तो लेटर में वाकई 5000 लिखा था, तो उसको पढ़ने में गलती आ गई। तो देखें, इसको हम बोलते हैं, ये क्या हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में किसी हर्डल की वजह से जो मैसेज सेंडर कम्युनिकेट करना चाहता था वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं हुआ। ओके, ये जो कम्युनिकेशन गैप रह गया, दैट कम्युनिकेशन गैप अराइज्ड due to, you can say, this communication gap arise due to barrier in the communication. Okay, अगर बिजनेस ने लेटर लिखा 5000 यूनिट्स प्रोवाइड किए जाएं रॉ मटेरियल के, उनकी स्पेक्स भी बता दी कि उनकी ये मेजरमेंट होगी, और एज इट इज जो स्पेक्स प्रोवाइड की गई थी, जो क्वांटिटी प्रोवाइड की थी, अगर एज इट इज वो मैसेज सप्लायर को डिलीवर हुआ और उसने एज इट इज डी कोड कर लिया और फीडबैक भी जैसा हमने कहा था वैसा ही प्रोवाइड कर दिया, तो बेटा हम बोलते हैं इट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। द सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन एज डिजायर्ड बाय द सेंडर इज कॉल्ड effective or successful communication. In other words, you can say a communication that has the right feedback, that has the accurate feedback, that communication is called effective communication. अब सवाल ये पैदा होता है कि इफेक्टिव मॉडल्स आती हैं। ओके, अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो हर्डल्स आती हैं, सबसे पहले है फिल्टरिंग, इसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन भी करते हैं। सेकंड इज सिलेक्टिव परसेप्शन, थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। नेक्स्ट, जी, इमोशनल डिस्कनेक्ट्स, वर्कप्लेस गॉसिप, सेमेंटिक्स, gender differences in communication, biased language, poor listening. These are the some hurdles in effective communication. First one is filtering, second one is selective perception, third one is information overload, next emotional disconnects, workplace gossip, semantics, gender differences in communication, biased language, and poor listening. These are the hurdles or barriers in effective communication. You can say due to these factors, a communication process may be failed. Okay, or you can say due to these barriers, due to these hurdles, a communication process may be negatively affected. Okay. जी, नेक्स्ट मैं यहीं पे इनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करता हूँ। फिल्टरिंग, फिल्टर कहते हैं बेटा शॉर्ट कमिंग को। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे ये कहा कि बेटा आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है संडे को, तो आप मेरी आधी बात सुने और आधी बात आपने सुनी नहीं है। ओके, तो आधी बात जब आपने सुन ली और आधी नहीं सुनी, तो मैंने आपको कहा यार आपने संडे को असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करवाई, तो आप कहेंगे कि सर आपने ये तो कहा था कि असाइनमेंट सबमिट करवानी है और ये नहीं बताया कि कब सबमिट करवानी है। तो आपने आधी इंफॉर्मेशन रिसीव की और आधी नहीं की। इट्स कॉल्ड फिल्टरिंग। जी बेटा, तो फिल्टरिंग क्या है कि आपने कंप्लीट मैसेज अवेलेबल करने की बजाय या कंप्लीट मैसेज सुनने की बजाय आधी इंफॉर्मेशन आपने सुनी और कंप्लीट इंफॉर्मेशन सुनने की बजाय आधी इंफॉर्मेशन पे काम करके कंप्लीट इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया। इट्स कॉल्ड फिल्टरिंग। सेकंड, सिलेक्टिव परसेप्शन। कोई बता सकता है व्हाट इज परसेप्शन?
Can anyone tell what is perception? जी सियर साहब। जी सर। परसेप्शन क्या होता है? व्हाट इज परसेप्शन? सर अंदाजा लगाना सर अंदाजा क्या? हमारे जो से डिफरेंट सिनेरियोस हैं उसके बेस पर अंदाजा लगाना किसी चीज का। शाबाश। जी अदील साहब आप बताएं, मोहम्मद अदील साहब, रोल नंबर 218, व्हाट इज परसेप्शन? परसेप्शन सर वो आईडी का लगाना, अंदाजा लगाना। अच्छा ओके। आपने कहा कि सर परसेप्शन ये है कि अंदाज़ा लगाना। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं एक कोई सिचुएशन डिस्कस हो रही है तो आप कहते हैं मेरी परसेप्शन ये है, मेरी एंटिसिपेशन ये है, मेरी फोरकास्टिंग ये है कि ये असाइनमेंट जो है इसको 1 वीक नहीं 2 वीक लगेंगे। इट्स कॉल्ड परसेप्शन। ओके, सिक्स्थ सेंस। ये जो परसेप्शन है ये किस बेस पे होती है? परसेप्शन बेसिकली बेटा हमारी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे हम चीज़ें एंटिसिपेट करते हैं, चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं। अब अगर एक लेटर आपके पास आया है मिसाल के तौर पे FBI से, तो आप ये परसीव कर लें कि ये तो लेटर भेजते ही रहते हैं, तो रूटीन मैटर होगा कि आपने टैक्स कैसे डिडक्ट करना है। मगर इस दफ़ा लेटर कोई इंफॉर्मेशन आपसे रिक्वायर कर रहा था, तो आपकी परसेप्शन क्या थी कि यहाँ से इस एजेंसी से हमें लेटर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आते हैं, हमें लेटर कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर करने के लिए नहीं आते। तो आपकी इस सिलेक्टिव परसेप्शन की वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ओके, तो हम अगर एंटिसिपेट कर लें, हम अंदाज़ा सही कर लें कि ये जो इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी है ये तो रूटीन में मांगते रहते हैं, ये कोई भी बेनिफिशियल नहीं है बिजनेस के लिए, तो इट्स आवर सिलेक्टिव परसेप्शन। तो सिलेक्टिव परसेप्शन इज आल्सो अ हर्डल इन प्रोविजन ऑफ फीडबैक। ओके, नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगर आप एक लेटर लिखें उसमें इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि आप असल मकसद को ओवरलोड कर दें विद अदर अनवांटेड इंफॉर्मेशन, तो आपका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हमें अचीव नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हमने बेटा अगर लिखा है एक परचेज लेटर, जिसको परचेज ऑर्डर कहते हैं, हम उसमें अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दें, फिर उनकी तारीफें सुननी बतानी शुरू कर दें, फिर दरमियान में कहीं पे लिख दें कि एक्चुअली वी आर राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल ऑफ 2000 यूनिट्स ऑफ फॉलोइंग। तो वो पहले सारा लेटर पढ़ेंगे, उसके बाद काम की बात नहीं आई है जो असल में था। तो ओवरलोड कर देना एक लेटर को विदाउट यू कैन से यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि असल जो मकसद है लेटर का वो वैसे ही क्या कहते हैं बरीड हो जाता है, फोत हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड करना भी क्या है, बैरियर है, हर्डल है इन प्रोविजन ऑफ फीडबैक। कोई आपको फिर सक्सेसफुली फीडबैक प्रोवाइड नहीं करेगा बिकॉज यू हैव प्रोवाइडेड a lot of information that is unwanted or that is meaningless. So in your 7 C's you have also discussed conciseness. Our business message must be concise. Okay, so information overload is also a hurdle in effective communication. After that, next hurdle or barrier in effective communication is emotional disconnects. मिसाल के तौर पे अगर पिकअप लेक्चर लेता हूँ और उस दौरान आप किसी असाइनमेंट में बिजी थे, तो मैं ज़बरदस्ती कहता हूँ आपने मेकअप लेक्चर ही अटेंड करना ही करना, तो आप इमोशनली इस मेकअप लेक्चर के साथ कनेक्टेड नहीं हैं। तो उस लेक्चर में मैं जो भी चीज़ें पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कहेंगे सर वो ना हमें प्रीवियस लेक्चर में समझ नहीं आई, आप दोबारा पढ़ाएं, बिकॉज यू आर इमोशनली डिसकनेक्टेड विद द सिचुएशन।
तो इमोशनल डिस्कनेक्ट जो है इज आल्सो अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन। ओके, अगर आपको एक लेटर रिसीव हुआ, एक फर्ज करें कस्टमर कंप्लेंट रिसीव हुई है आपकी छुट्टी के टाइम, तो मेंटली तौर पे you have closed your office timing, okay, you have closed your office work। अब आपको कन्विंस करेगा तो ये काम करें, तो अब आप वो काम उतनी लगन से नहीं करेंगे जितना आप ड्यूरिंग ऑफिस टाइमिंग करेंगे, बिकॉज यू आर इमोशनली डिसकनेक्टेड नाउ विद द सिचुएशन। तो इमोशनल डिसकनेक्ट इज आल्सो अ हर्डल इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वर्क प्लेस गसिप, गसिप बेटा बेसिकली हम कहते हैं रूमर को, इनफॉर्मल बात को। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन आपको डिमांड करती है कि आप अपने एसेट्स की डिटेल दें इन राइटिंग, तो कोई आपको कहता है कि ये तो डिटेल जो आप प्रोवाइड करेंगे इसमें आप ऐसा करें कि हाफ डिटेल दें, पूरी डिटेल नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्यों पूरी डिटेल नहीं देते, इससे आपको प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हालांकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिटेल इसलिए लिख रही है क्योंकि आपकी जॉब की नेचर ऐसी है कि आपके एसेट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली उसकी डिटेल पता होनी चाहिए। तो ये भी हर्डल है इन लेटर्स में कि लोग अपनी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं करते ड्यू टू रूमर्स, ड्यू टू ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। रूमर का दूसरा नाम ग्रेप वाइन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत बड़ी हर्डल है, बैरियर है, जिसकी वजह से लोग जो है अपने जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड नहीं करते। ओके, थर्ड वन इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स बेटा कहते हैं मीनिंग्स को। ओके, अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे कोई वर्ड लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे कि प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू डेट, प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू डेट, तो माइट पॉसिबल आपने जुबानी कहा है तो लोग टू को समझ लें TWO2 2 दिन वाला, जबकि टू डेट का मतलब यह है आज की तारीख में, जैसे टू डे होता है आज, टू डेट का मतलब क्या है आज की तारीख में। उन्होंने क्या मीनिंग ले लिए, TWO2 2 वाले मीनिंग ले लिए कि आपने तो खुद ही कहा था कि इस इंफॉर्मेशन को आपने टू डेट में प्रोवाइड करा, कि 2 डेट्स में प्रोवाइड। तो सिमेंटिक क्या है, मीनिंग्स हैं। आपको कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके डुअल मीनिंग हो वो अपने लेटर्स में यूज नहीं करनी चाहिए, कोई भी ऐसी टर्म यूज नहीं करनी चाहिए। सिमेंटिक्स जो हैं दीज आर आल्सो हर्डल्स इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, जेंडर डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन। आपको ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वेदर वी आर राइटिंग अ लेटर टू अ फीमेल और मेल, वेदर वी आर मेकिंग अ फोन कॉल टू ए फीमेल और मेल। मिसाल के तौर पे अगर जॉब टाइमिंग के बाद आप किसी फीमेल को घर में फ़ोन करेंगे ऑफिस वर्क के लिए, तो वो समझ लें उसका बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन होगा, जबकि मेल को आप किसी भी वक्त में कॉल कर सकते हैं। देन इन योर कल्चर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द जेंडर डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन। ओके, आफ्टर दैट इज बायस्ड लैंग्वेज। बायस्ड लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए। बायस्ड लैंग्वेज क्या होती है, जो कि एक रिलीजन को रिफ्लेक्ट करे, ओके, किसी एक सोसाइटी क्लास को रिफ्लेक्ट करें। ओके, मिसाल के तौर पे अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो मीडियोकर्स हैं या पुअर लोग हैं वो करप्शन करते हैं, या जो अमीर लोग हैं ये करप्शन करते हैं। तो आपकी ऐसी कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए जो कि बायस्ड हो। ओके, you must not write biased terms in your letters. Okay, after that, poor listening. पुअर लिसनिंग, मिसाल के तौर पे एक सबऑर्डिनेट जो है अपने मैनेजर से इंस्ट्रक्शंस ले रहा है और अगर उसने ठीक से सारी इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुना तो वो जो लेटर प्रिपेयर करेगा वो लेटर जो है वो कंप्लीट और परफेक्ट जो है वो लेटर प्रिपेयर नहीं होगा। तो पुअर लिसनिंग जो है ये भी एक हर्डल है, एक बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो ये वन बाय वन सारी हर्डल्स मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं, व्हाट आर द हर्डल्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं।
जी फिल्टरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टरिंग रीड करेंगे असद वसीम साहब। फिल्टरिंग मैंने आपको समझा दिया है, रीड आउट द स्लाइड। जी असद वसीम साहब, आपको आवाज आ रही है? रोल नंबर 219 असद वसीम। जी रिदा नूर, रोल नंबर 226। रिदा नूर, रोल नंबर 226। जी सिया साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सर आ रही है। तो ये लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? सर होने नहीं क्लास के अंदर, ज्वाइन करके गए होंगे कहीं पर। अच्छा चलें फिर मैं ही पढ़ता हूँ। फिल्टरिंग इज द अल्टरेशन और कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर दिया, तब्दील कर दिया, या इंफॉर्मेशन हाइड कर ली टू कंट्रोल ए पर्सनस रिएक्शन। For example, the most common use of filtering is to hide bad news for people generally superior in a management hierarchy to avoid their disapproval. मिसाल के तौर पे एक कस्टमर ने कंप्लेंट लेटर भेजा, हमने कस्टमर की कंप्लेंट को दबा दिया, हमने कस्टमर की कंप्लेंट को सीनियर मैनेजमेंट तक जाने नहीं दिया, यहीं पे हमने दबा दिया। तो जब यहीं पे दबा दिया है तो टॉप मैनेजमेंट तक वो इंफॉर्मेशन नहीं गई, तो हमने क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया, फिल्टर कर दिया। तो फिल्टरिंग इज अ हर्डल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसी तरह मैंने आपको कोई मैसेज दिया कि आपने ये असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, तो आपने खुद से उसको अल्टर कर लिया कि सर आपने कहा था असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है, आपने ये तो नहीं था कहा कि जमा करवानी है। ओके, तो फिल्टरिंग जो है, फिल्टरिंग इज द अल्टरेशन और कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, तो दिस इज द हर्डल इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। Next, selective perception. When you go to the supermarket to buy a few fruits, you always pick up the ones you now taste good, having made this decision without tasting other fruits. यानी कि आपने परसेप्शन ये बना लिया है कि ये फ्रूट जो है वो डिलीशियस हैं, अदर वंस आर नॉट डिलीशियस। दिस इज अ सिलेक्टिव परसेप्शन। तो इसी तरह कम्युनिकेशन में माइट पॉसिबल, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको लेटर लिखती है तो आप कहते हैं ये तो लेटर आते ही रहते हैं, इट्स योर परसेप्शन। तो इससे जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली कम्युनिकेशन कर रही है, जो कम्युनिकेशन का सेंडर है, उसको पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा। तो हमने कहा इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है कि जिसमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है रिसीवर से। तो देयर इज नो फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर बिकॉज द रिसीवर हैज एंटिसिपेटेड दैट दिस organization ask for the you can say useless information. So selective perception is also a hurdle in effective communication. Next है the information overload. Information overload is the state of receiving information faster that it can be processed as desired. Information overload can also take form of a single channel of information being used but not optimally. For example, very long and detailed letter to a customer by the bank, the extent of detail which the customer is unable to understand. यानी कि कस्टमर को हमने इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेज दी कि वो उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, तो इट्स इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ओके, इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज आल्सो ए बैरियर इन द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इमोशनल डिस्कनेक्ट, बेटा ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एन इमोशनल डिस्कनेक्ट इज द स्टेट ऑफ ए सेंडर एंड रिसीवर बीइंग unable to communicate effectively due to their feelings or opinions. मिसाल के तौर पे छुट्टी के वक्त हमने कहा इस कंप्लेंट का रिप्लाई तैयार कर दें, तो आप इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं, यू आर इन द स्टेट
of you can say left the job. आपने जॉब छोड़ के आप घर की तैयारी पे थे, तो उस वक्त आपको कोई काम दे, you are emotionally disconnected because you have off your job. ओके तो इससे बेटा क्या प्रॉब्लम होगी कि आप जो है इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. तो इमोशनल डिस्कनेक्ट इज आल्सो ए हर्डल इन एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस. वर्कप्लेस गॉसिप, इस पे भी बात हुई है. वर्कप्लेस गॉसिप आल्सो नोन एज द ग्रेप वाइन इज द इनफॉर्मल गॉसिप नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. It is a lifeline for many employees seeking information about their company. Researchers believe that the grapevine is an inevitable part of organizational life. जो ऑर्गेनाइजेशन रूमर्स हैं इनको हम 100% ख़त्म नहीं कर सकते. ये ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करती हैं. ओके तो ये रूमर्स बाज़ औक़ात एक पॉजिटिव फीडबैक में हर्डल क्रिएट करते हैं. लोग क्योंकि चीज़ों को नेगेटिवली एंटिसिपेट करते हैं तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. ओके एम्प्लॉयज ट्रस्ट देयर पीयर एज ए सोर्स ऑफ मैसेजेस. आप अपने कोलीग पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू टॉप मैनेजमेंट. तो अगर आपका कोलीग आपको मिस गाइड कर दे तो डेफिनेटली यू विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द टॉप मैनेजमेंट. सो workplace gossip, workplace rumors are also barrier in an effective communication process. Semantics. Words can have different meanings for different people and in different context. एक ही लफ्ज़ का डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं. ओके देयर आर सेवरल मीनिंग्स ऑफ अ सिंगल वर्ड इन यू कैन से मल्टीपल फील्ड्स. मिसाल के तौर पे आईटी की फील्ड में मैं बात करूं एप्लीकेशन तो इट्स मीन अ सॉफ्टवेयर. इन जनरल मैं एप्लीकेशन बात करूं तो ये इसका मतलब क्या है, दरख्वास्त. तो एप्लीकेशन के जो मीनिंग हैं आईटी में, एप्लीकेशन से मुराद बिजनेस एप्लीकेशन से मुराद बिजनेस सॉफ्टवेयर है. जबकि किसी ने अगर आईटी ना पढ़ी हो उसको आप बिजनेस एप्लीकेशन कहेंगे, वो सोचेगा शायद बिजनेस के लिए कोई दरख्वास्त लिखनी है. तो एप्लीकेशन वही वर्ड है, वही स्पेलिंग है, आईटी की डोमेन में मीनिंग और है, इन जनरल मीनिंग कोई और है. तो दिस इज कॉल्ड सेमेंटिक. तो ये जो डिफरेंट मीनिंग है communication, you must write generic or common words when you are writing a letter. okay जो jargon भी इन्हें कहते हैं, इन टर्म्स को हम जॉर्गन भी कहते हैं. तो ये आपको, अगर आपका जो ऑडियंस है अगर उसका एजुकेशन लेवल सेम है, वो अंडरस्टैंड कर सकता है इन टर्म्स को, तो फिर आप लेटर में यूज करें. अदरवाइज आप कॉमन वर्ड्स यूज करें व्हेन यू आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर. ओके जी. इसके बाद लिस्ट एंड एक्सप्लेन द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इस पे मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, आप संडे को सबमिट करेंगे. और इसके बाद हमारा लेक्चर, आई थिंक सो जो हमारा लेक्चर है मंडे को, उस पे फिर इस पर डिस्कशन होगी. बेटा आज के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क. I am hopeful that the people who have joined, they have marked their attendance by providing their roll number and name in Zoom chat. जी ये जो स्लाइड्स हैं मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ सीआर साहब को, वो आपको आगे शेयर कर देंगे. जी कोई और क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, इज देयर एनी क्वेश्चन नाउ? सर ये सेमेंटिक्स को जरा रिपीट करते हैं एक बार. सिमेंटिक बेटा कहते हैं कि एक ही वर्ड के डिफरेंट मीनिंग है इन डिफरेंट सिचुएशन. अ सिंगल वर्ड हैज वेरियस मीनिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन. अगर आईटी में हम कहते हैं बिजनेस एप्लीकेशन तो इसका मतलब क्या है, ये बिजनेस सॉफ्टवेयर है.
और अगर हम इन जनरल कहें कि एक बिजनेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है हमें अपने जो है बिजनेस के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो कोई शायद ये मीनिंग रहे, शायद कोई दरख्वास्त चाहिए इनको, क्योंकि एप्लीकेशन का इन जनरल मीनिंग उर्दू में क्या है, दरख्वास्त, जबकि आईटी में बिजनेस एप्लीकेशन से मुराद है बिजनेस सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन हैज several meanings in different context, in different situations. So this situation is called semantic. Semantic is also a hurdle in effective communication process. जी बेटा, फर्दर कोई क्वेश्चन? बायस्ड लैंग्वेज को समझा देंगे दफा। बायस्ड बेटा, लेटर लिखते हुए बायस्ड ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे आप ये समझते हैं कि किसी की ईगो हर्ट होगी। ओके, मिसाल के तौर पे ब्लैक अमेरिकन्स और ऑलवेज टेल अ लाई, ब्लैक अमेरिकन्स और ऑलवेज टेल अ लाई। अब आपने ब्लैक अमेरिकन को हिट किया है, इट्स बायस्ड लैंग्वेज। ओके, तो आपको जेंडर की बेस पे, आपको इसके अलावा रिलीजन की बेस पे, आपको एथनिसिटी की बेस पे, ज़ात पात की बेस पे ऐसे लैंग्वेजेस बिजनेस लेटर्स में ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए। इट्स बायस्ड लैंग्वेज। यू मस्ट अवॉइड बायस्ड वर्ड्स इन योर बिजनेस कम्युनिकेशन। लेटर्स में ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने, रिपोर्ट्स में ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने, मेमो में ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने। ओके, दैट हर्ट द ईगो ऑफ अदर्स। ओके जी, फर्दर कोई क्वेश्चन? ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। मे Almighty Allah bless you. I am going to forward these slides to you people. Our seer will deliver to you. Okay beta, thank you very much. Allah Hafiz.